अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। नावल का नाम है ताइर लाहौती, मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। उसने आते ही माँ को कुछ नहीं बताया था, अलबत्ता रात को बहुत सरसरी अंदाज में जैसे इत्तला दी थी कि अब वो स्कूल नहीं जाएगी। उसके फ़ोन के ज़िक्र को वो यकसर गोल कर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में फ़िक्र अंदेशे की फ़िज़ा ठहर जाए। वजह यह बताई कि बहुत दिनों से वहाँ प्रिंसिपल के साथ टेंशन चल रही थी। प्रिंसिपल का मिजाज बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है, वो किसी और जगह कोशिश करेगी। अगरचे आरफा को कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा था, मगर उन्होंने जाहिर किया कि जो कुछ वो कह रही है वो उस पर यकीन कर रही हैं। वो तशवीश में मुब्तला नज़र आती तो उन्हें भी तशवीश महसूस होती। वो पुरसकून थी तो वो बिला वजह सवाल क्यों करती, जबकि वो ये भी कह रही थी कि वो ज़्यादा अच्छी जगह कोशिश कर रही है। सुबह से वो घर की सफाई में जुटी हुई थी और मुसलसल ये सोचती रही थी कि इस नए वाक़या की इत्तला मज़ाहिर को कैसे पहुँचाए। इसके अलावा वो उनसे किसी अच्छे इदारे में मुलाजमत का भी कहना चाहती थी, जहाँ उसे हैंडसम सैलरी मिल सकती हो। सोच रही थी सैयद साहब के यहाँ जाकर मज़ाहिर को फ़ोन कर डाले। ताहिर अली को आरफा ने अपने हिसाब से कुछ समझा दिया था। हैरत की बात थी, उन्होंने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वो ज़ोहर की नमाज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। वो सोच रही थी कि वो मस्जिद जाएं तो वो माँ से इजाज़त लेकर सैयद साहब के यहाँ जाकर फ़ोन करें। एक यूं ही धड़का सा था कि उसने कभी सैयद साहब के यहाँ से फ़ोन नहीं किया। अगर वो बाप के सामने जाती है तो वो कुछ समझ ना जाएं, किसी गड़बड़ का अंदाज़ा ना लगा बैठें। आरफा तो सीधी सादी हैं, जो कहो आसानी से यकीन कर लेती हैं। उसे एक खदशा अलबत्ता ज़रूर था कि ताहिर अली उसे किसी फ़रागत के लम्हे में ज़रूर अपने पास बुलाएंगे और इस अचानक पैदा तब्दीली पर उससे इस्तफसार करेंगे। इसलिए नहीं कि घर में उसकी तनख्वाह आना बंद हुई है, बल्कि इसलिए कि जिस मुलाजमत से वो बेहद मुतमईन थी वो एकदम कैसे छोड़ बैठी। वो उसकी परेशानी या मसला जानना चाहेंगे। वो उनको मुतमईन करने की नीयत से लातादाद जुमले मौजू कर चुकी थी। उनके सामने पेशी से कबल वो मज़ाहिर से हर सूरत बात करना चाहती थी। जैसे ही ताहिर अली मस्जिद के लिए घर से निकले, वो कपड़े तय करती आरफा के पास आ गई। अम्मी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, सैयद साहब के यहाँ चली जाऊँ? आरफा ने बुरी तरह चौंक कर उसकी सूरत देखी। कहाँ करोगी फ़ोन? वो एक जगह वैकेंसी का देखा था अखबार में, वहाँ जाने से कबल कुछ मालूमात करना चाह रही हूँ। झूठ बोलते हुए बेहद नदामत हो रही थी। अच्छा जाओ, मगर जल्दी आ जाना। वो पुरसकून नज़र आने लगी। वो अंदर कमरे में चादर लेने गई तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जो आरफा ही ने उठकर खोला था। उसे दस्तक और आने वाले से कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जल्दी से चादर लपेटकर बरामदे में आ गई थी। आरफा भी घर के दाखिली दरवाजे को अधखुला छोड़कर वापस पलट रही थी। तुम तो अपने तौर पर जा रही थी, मगर सैयद साहब के यहाँ से भी तुम्हारा बुलावा आ गया है। मज़ाहिर का फ़ोन है, तुम्हें बुला रहा है। हैरत की बात है, आज तक तो उसने फ़ोन नहीं किया, आज किया तो वो भी तुम्हें। क्या काम पड़ गया तुमसे? खैर, फ़ोन सुन लो और मेरी तरफ से अम्मा की खैरियत भी पूछ लेना। आरफा तख्त पर बैठकर दोबारा कपड़े तय करने लगी। वो जैसे एकदम हल्की फुल्की सी हो गई। खुद ही फ़ोन कर लिया मज़ाहिर भाई ने, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। उसे अजीब सी मुसर्रत का एहसास हुआ। वो सैयद साहब के गेट में दाखिल हुई तो उनकी बड़ी बेटी उसकी मुंतज़िर थी। शुक्र है किसी बहाने आप भी हमारे घर आईं। आइए पहले फ़ोन सुन लीजिए, फिर आपसे बातें करेंगे। वो उसे लेकर लाउंज में आ गई, जहाँ माहौल बड़ा ख्वाबनाक सा था। नीले पर्दे गिरे हुए थे, रोशनी बहुत हल्की और नीलगों सी थी। नीले कारपेट पर फ़ोन सेट बच्चे के खिलौने की तरह पड़ा हुआ था। वो बड़ी बेताबी से फ़ोन की तरफ बढ़ी और दो जानों बैठकर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो मज़ाहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सच यकीन करें, मैं बस आपको फ़ोन करने ही आ रही थी कि आपका फ़ोन आ गया। सुबह से सोच रही थी कि आपको फ़ोन करूं या ना करूं। आप ऑफ़िस में हैं या घर में? घर में, थोड़ी देर ही हुई है घर आए हुए। वैसे हेलो कहने के बाद कुछ ब्रेक लेना चाहिए और दूसरी तरफ की आवाज़ सुनना चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई लाइन पर है भी या लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर हेलो के बाद हेलो सुनने को मिले तो फिर सलाम करते हैं और बात शुरू करते हैं। खैर, जिनके पास फ़ोन नहीं होता शायद उनको फ़ोन पर बात करने की प्रैक्टिस भी नहीं होती। कितना खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है और क्या दिल में उतर जाने वाली आवाज़ है। क्यों हमें किस्तवार हलाक कर रही हैं। यकीन कीजिए, जहाँ बहक ही समझिए। एक सानिए को तो वो पत्थर ही हो गई। पाशा, उसने पलट कर लाउंज में नज़र दौड़ाई। सैयद साहब की बेटी उसे प्राइवेसी देने के ख्याल से वहाँ से जा चुकी थी। कैसी ट्रिक है। हमें यकीन था कि मज़ाहिर का नाम सुनकर आप ही आएंगी, मगर ये क्या चक्कर है। आप उन्हें मज़ाहिर भाई कहती हैं। क्या खुशकिस्मत बनता है। आप सुबह से उन्हें फ़ोन करने का सोच रही थी।
मारे रश्क के मर जाने को जी चाहता है। महानूर, कोई बात कीजिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया है, फ़ोन बंद मत कीजिएगा वरना पछताएंगी। क्या कहेंगे पास पड़ोस वाले? क्या अंदाज़ था धमकी का। यकीन कीजिए रात भर नींद नहीं आती, सोचता हूँ गाड़ी निकालूँ और उठा कर ले आऊँ आपको। महानूर को चक्कर आने लगे। पाशा, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो, वो बेबसी से रुंधी हुई आवाज़ में बिलाखिर बोल पड़ी। ये इस तरह की लड़की क्या होती है मेरी जान? उसकी आवाज़ में बड़ी गंभीरता थी। रिसीवर महानूर के हाथ से छूटकर कारपेट पर गिर गया था। आनन फानन सारा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया था। रिसीवर से हेलो हेलो साफ सुनाई दे रहा था। हो गई बात। सैयद साहब की बेटी जाने कब अंदर आ गई थी। उसने लड़ते हाथ से रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अस्पात में गर्दन हिला दी। ऐन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। उसका वजूद तो गोया मफलूज हो चुका था। कई बार की बेल के बाद सैयद साहब की बेटी ने रिसीवर उठाया। हेलो जी, अभी तो यही हैं। अच्छा, वो तो कह रही हैं बात हो गई, खैर मैं देती हूँ। उसने रिसीवर महानूर की सिमत बढ़ा दिया। कौन है? वो नज़रें चुराकर पूछने लगी। वही हैं, आपकी कज़न। इस बार उसका लहजा मानी खैस था। वो जाने क्या समझ रही थी। उनसे कहो होल्ड करें, मैं अम्मी को भेजती हूँ। वो अपनी साख बचाते हुए उठ खड़ी हुई। हेलो, वो कह रही हैं आप होल्ड करें, वो अपनी अम्मी को भेज रही हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। अम्मी के दरमियान में आने से लड़की का लहजा खुद ब खुद फॉर्मल और संजीदा हो गया था। जी वो बहुत तवज्जो से सुन रही थी। महानूर, आप ही वो कह रहे हैं, वो आप ही से बात करेंगे। महानूर ने बेबसी से अपने होंठ काट डाले और रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। जी, उसकी आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी। कैसे जिएं, मर रहे हैं आप पर जस्ता जुमला आया। वैसे आपने आइडिया अच्छा दिया है, अम्मी से बात तो वाकई बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेरहम खातून है, किस बुरी तरह हमारा प्रपोज़ल ठुकराया है। खैर उनसे भी बात करेंगे, पहले आपको तो दास्तान हिज्र फ़राक सुना दें। वैसे सच सच बताएं, दिन रात में कभी हमारा भी ध्यान आता है? हमारा तो आपने सत्यानाश कर दिया है, किसी काम के ना रहे। इस दफ़ा तो शिकार भी बेमज़ा रहा। आप इंसान हैं या जादू की पुड़िया? वैसे एक बात है कि आपकी मुलाजमत ख़त्म होने से बहुत सुकून मिला है। बहुत कुड़न होती थी कि इतनी नाजुक सी लड़की और इतनी मुशक्क़त, इसे तो फूलों के कुंज में बिठाना चाहिए, गर्म हवा से बचाना चाहिए। मेहनत मुशक्क़त करने के लिए हम जो हैं। आपको मालूम नहीं कि दिल की बात कहने से भी तबीयत हल्की हो जाती है। ये वक्त मेरे नज़दीक नहायत कीमती है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं। ये और बात है कि फ़ासले के एहसास से वजूद आहिस्ता आहिस्ता बारूद में तब्दील हो रहा है। आप उस तरह की लड़की नहीं हैं, तभी तो आप पर मर मिटे हैं, वरना हमें भला क्या लड़कियों की कमी है? चिराग रूखे ज़ेबा लेकर ढूंढती फिरती हैं हमको। अभी तक आप ही को प्रपोज़ किया है, वरना अब तक तो हमें ही ऑफ़र्स आती रही हैं। हेलो, सुन रही हैं? आपकी सांसों की रफ़्तार क्या है? यहाँ बैठकर बल्कि अपने बेड पर लेट कर नाप रहा हूँ। यूँ महसूस हो रहा है आप मेरे बिल्कुल करीब ही हैं। वैसे कुछ खाया पिया करें, बहुत ही नाजुक हैं। और हाँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि मज़ाहिर को क्यों फ़ोन करना चाह रही थी। बंदा हैंडसम, बड़ा डैशिंग सा है, मगर क्या हमसे भी ज़्यादा। खैर, आप कहीं बेहोश ना हो जाएं, इसलिए किस्सा मुख्तसर करते हैं। हम आपके दर दौलत पर हाज़िरी देने वाले हैं, शायद आज ही। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। सैयद साहब की बेटी को उसकी कैफियत बहुत गैर मामूली महसूस हुई थी। क्या बात है आप ही, कोई परेशानी वाली बात है? उसने गुमसुम सी महानूर की सिमत देखा। महानूर के होंठों पर बड़ी मसनूई सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने लड़की का रुखसार बहुत आहिस्तगी से थपथपाया। कोई ख़ास बात नहीं है। वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई बात इस तरह से होती है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती, तो चंद लम्हों के लिए हैरानकुन कैफियत हमें मगलूब कर देती है, जो कतई वक्ती होती है। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ था कि कोई ऐसा मसला है जो सिर्फ़ आपका है, जो वो आपकी अम्मी के बजाय सिर्फ़ आपसे बात करना चाह रहे थे। आई एम सॉरी आप ही, मैं बिल्कुल भी पर्सनल नहीं हो रही, बस यूँ ही आपको परेशान देखकर परेशान हो गई थी। वैसे आप ही, जब मैंने फ़ोन अटेंड किया ना, तो मैं आवाज़ सुनकर यही समझी कि पाशा भाई हैं लाइन पर। उनकी आवाज़ बड़ी यूनिक सी है, फ़ौरन पहचान में आ जाती है। और फिर हमारे तो उन लोगों से फैमिली टर्म्स हैं। मेरा तो आना जाना बहुत कम हो गया है। जब से अफसिया की शादी हुई है, बहुत दोस्ती थी मेरी उससे। बहुत जल्दी शादी कर दी उसकी उन लोगों ने, मुझसे बस 1-1.5 साल ही बड़ी होगी। और वो क्या बात कर रही थी और क्या तफसीलात बताने बैठ गई। मगर जब आपके कज़न ने कहा मज़ाहिर बात कर रहा हूँ, पड़ोस से महानूर को बुला दें, तो मैं हैरान रह गई। इतनी मिलती है उनकी आवाज़ पाशा भाई से। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई कभी, क्योंकि घर में तो वो हमेशा ऑफ मोड में ही बात करते हैं शुरू से। सभी डरते हैं उनसे।
महानूर ने चोर की दाढ़ी में तिनका के मज़ाक उलझकर उसकी सीमत देखा। क्यों कर रही है इतनी तवातर से पाशा का जिक्र? वो बहुत सादगी से महानूर से बातें करने के शौक़ में बोले चली जा रही थी। इतनी तो क्यूट है ये सदफ, सैयद साहब की बेटी, ये क्यों अच्छी नहीं लगी उसे? इसमें क्या कमी है? शक्ल, कद, बुत, शराफत, सादगी, क्यों पड़ गया है मनहूस मेरे पीछे हाथ धोकर? वो यकलख्त उठ खड़ी हुई। बैठे ना आप ही, मैं तो आपके लिए चाय बना रही हूँ। घर में सिर्फ मैं और फारान हैं। अम्मी ज़ारा सादिया 11 बजे से शॉपिंग के लिए गई हुई हैं, आती होंगी। उसके अंदाज़ में इतनी अपनाइयत और मोहब्बत थी कि वो कतई अंदाज़ में बात ना कर सकी। मैं चाय बहुत कम पीती हूँ सदफ, तुम मुझसे पूछ तो लेती। वो मजबूरन बैठते हुए गोया हुई। जब इंसान किसी उधेड़ बुन में हो तो वो सिर्फ सोचना चाहता है। सोच की राह में मामूली सी मज़ाहमत भी अजाब से कम महसूस नहीं होती। ये इतला क्या कम सुहाने रूह थी कि आज वो उसके घर बनफ़्से नफीस आएगा। वहशत और खौफ के तूफ़ान बलाखैज़ में घिरकर चाय पीना किस कदर अज़ियतनाक अमल है। कैसे समझाए इस कमसीन और खुशकिस्मत लड़की को? खुशकिस्मत इसलिए कि पाशा की नज़र उस पर नहीं ठहरी। उसने एक सर्द आह खींची। सदफ लाउंज से चली गई थी। नीलगों पुरसकून माहौल और बला की खामोशी। पाशा का कलाम ज़ेर ज़बर पेश की हरकतों सकनात के साथ उसके हवास को हनूस शिकंजे में लिए हुए था। इतने वाज़े अल्फाज, छनी हुई पुरएतमाद आवाज़, ओह मैं मज़ाहिर भाई को बुला लेती हूँ वरना पता नहीं क्या हो जाए। वो शायद हमें बहुत कमज़ोर और तन्हा समझता है। इस ख्याल ने जैसे उसे एकदम ताज़ा दम कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उसके अगले कदम से आगाही कबलज़ वक्त हो गई। ये सोचकर वो बेहद पुरसकून हो गई। सदफ छोटी सी ट्रे के हमरा अंदर दाखिल हुई तो वो बड़े उजलत भरे अंदाज में उससे मुखातिब हुई। सदफ, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? ओह इतना तकल्लुफ़, हद है आपसे। जितनी देर मुझे चाय लाने में लगी है इतनी देर में तो आप फ़ोन करके भी फारिग हो चुकी होती। सदफ ने एक मुड़े पर ट्रे टिका दी। वो अपनी धुन में फ़ोन की सिमत पढ़ी, मगर रिसीवर उठाते ही एक ख्याल पूरी ताकत से हमला आवर हुआ। वो बहुत गलत, बहुत बुरा आदमी है। मज़ाहिर को उसके मुकाबिल लाना किसी तरह भी होश की बात नहीं है। उसने रिसीवर वापस रख दिया और पलटकर सदफ की सिमत देखा जो बड़ी उलझन में उसकी तरफ ही देख रही थी। मेरा ख्याल है इस वक्त वो सीट पर नहीं होंगे। उसे कुछ तो कहना ही था। कौन? सदफ ने पूछा। उसे क्या मालूम कि वो किसको फ़ोन करना चाह रही थी। मेरे कज़न, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। तो आप ठहर कर लीजिएगा, सदफ ने बड़े इखलाक से जवाब दिया। वो सोफ़े पर बैठते हुए हुंकारा भर कर रह गई। चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। सदफ ने उसे कप थमाया। शुक्रिया। वो यूँ चौंकी जैसे पता नहीं क्या सुन लिया। क्या कह रहा था मज़ाहिर? घर में घुसते ही मतवक्का सवाल हुआ। आरफा शायद उसी के इंतज़ार में बैठी थी। कुछ नहीं, उसकी समझ में ना आया कि क्या जवाब दे। बहुत ही बेतुका जवाब था। जिनका कभी फ़ोन ना आया हो वो एक दिन दोपहर में फ़ोन करें और वो भी बिला वजह। आरफा ने ताज्जुब से उसकी सूरत देखी। कुछ नहीं? क्या मतलब? अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? आरफा घबरा कर पलंग से नीचे उतर आई। कुछ नहीं का यही मतलब उनकी समझ में आ सकता था। छुपाने वाली बात तो यही हो सकती थी। वो बगौर महानूर की शक्ल देख रही थी जहाँ जर्दी थी और गहरी सोच। ठीक है नानी अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपसे कुछ छुपा तो नहीं रही। वो लाशऊरी तौर पर तल्ख हो गई और उसे एहसास तक ना हुआ। हाय, आरफा दम बखूद रह गई। ये आज तक तो कभी इस तरह नहीं बोली। कोई बात है ज़रूर। फ़ोन कहाँ से किया था मज़ाहिर ने? दफ्तर से या घर से? आरफा की परेशानी दीदनी थी। दफ्तर से। वो छपाक से किचन में घुस गई। उसकी अपनी समझ में नहीं आ रहा था कि आरफा से क्या कहे। आखिर क्या कहे कि वो मुतमईन हो जाए। दफ्तर से? अगरचे ये सुनकर उन्होंने कदरे सुकून का सांस लिया था, मगर उसके पीछे पीछे चली आई थी। फिर भी कुछ पता तो चले। आज तक तो उसने फ़ोन नहीं किया, आज क्या हुआ? अम्मी, वो मैंने उनसे किसी दफ्तरी जॉब के लिए बात की थी जब मैं नानी अम्मी के यहाँ गई थी। उस सिलसिले में उन्होंने फ़ोन किया था। उन्हीं के ऑफ़िस में कोई जगह निकली है, मगर टाइमिंग बहुत टाइट है। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाया करेगा। इस पर शायद अब्बा जान राज़ी ना हो। आखिरकार उसकी गैबी मदद हुई, जवाब सूझ ही गया। तौबा, तुमने तो मुझे हौला ही दिया था। पहले बता देती। किस अजीब तरीके से बात की तुमने, मैं तो परेशान ही हो गई। हद हो गई। आरफा के रोम रोम में सुकून उतर गया। तनख्वाह भी तो अच्छी होगी। मज़ाहिर ने अच्छी ही कोशिश की होगी। बात कर देखो अपने अब्बा जान से, कहो तो मैं कर लूँ। वो वापस जाते जाते फिर पलटी। नहीं नहीं, आप रहने दें, अभी मुझे भी सोचने दें। उसने जाने किस ध्यान से चौंक कर माँ को टोका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अम्मा की खैरियत तो पूछ लेती, मगर तुम्हें अपनी बात में ध्यान ही कहाँ रहा होगा। वो मुँह ही मुँह में बोलती बाहर निकल गई। वो खड़ी सोच रही थी, झूठ तो बोल दिया है, अब निभेगा कैसे? और जो अम्मी खुद ही नानी अम्मी की खैरियत लेने पहुँच गई और मज़ाहिर भाई से कुछ पूछ बैठी।
ایک اس کی مصیبت کیا کم تھی کہ اب یہ نئی فکر پڑ گئی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس پر مستزاد شام بھی سر پر کھڑی تھی، جانے وہ منحوس کب آ تھمکے۔ ابھی تو نزدیک ترین کا مارکا درپیش ہے، ابا جان اس سے کس طرح نمٹیں گے؟ اس بری طرح الجھ رہی تھی کہ بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ وہ کچن میں نظریں دوڑانے لگی، مگر یوں کہ ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ کبھی پاشا کی آمد کے خیال سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی، کبھی مظاہر کا دھیان آ جاتا کہ اس سے پہلے ماں کی مٹ بھیڑ ان سے ہو جائے۔ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ مجھے سب کچھ امی کو بتا دینا چاہیے، کچھ تو وزن ہلکا ہوگا۔ میری فکر و پریشانی وہ شیئر نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ وہ جیسے تہیا کر کے باہر آئی تھی، مگر سامنے عارفہ ظہر کی نماز میں مصروف تھیں۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر خود بھی وضو کرنے کے ارادے سے بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ سارے شہر میں اونٹ بدنام، جب بے سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے تو نکل ہی گیا ہوگا کچھ۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ بڑوں میں بیٹھ کر باتیں بنانا کچھ سجتا نہیں لڑکیوں کو۔ تمہاری تائی تو یوں بھی طاق میں رہتی ہیں اس گھر کی۔ بڑی اماں کا تیزی سے جلتا سروتا ان کے اندر کی کھولن ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا بڑی اماں کے جمال بھائی BA پاس نہیں لگتے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اکا جان کی عمر کے ہیں مگر مظہر بھائی جتنے لگتے ہیں۔ ریبا تقریباً روحانسی ہو کر وضاحت کر رہی تھی۔ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جیسے تم نے یوں کہا ہے کہ جمال نے پڑھ لکھ کر گھاس ہی کھودی ہے۔ بڑی اماں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ ہائے اللہ، اتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تائی امی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ریبا تقریباً رو پڑی۔ بڑی اماں کا غضب آن کی آن میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ایک چوٹ سی ان کے دل پر لگی تھی۔ اس کے آنسو ان کی کمزوری تھے، کبھی بھی وہ اتنی آسانی سے نہیں روتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر خاموش سی بیٹھی رہ گئیں۔ اسی دوران جمال بھی لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ریبا دوپٹے سے آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ جمال نے بے انتہا پریشان ہو کر باری باری دونوں دادی پوتی کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا دادی جان، خیریت؟ ہاں بیٹے، خیریت ہی ہے، اب پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہے؟ بڑی اماں جمال کی اچانک آمد پر قدرے سٹپٹا سی گئیں۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی ساری توجہ روتی ہوئی ریبا پر تھی۔ ارے بیٹا، کتنے سارے رو رہے ہیں؟ یہ رو رہی ہے، ڈانٹا ہے میں نے۔ بڑی اماں جل کر گویا ہوئی تھی۔ لیکن کیوں؟ میری ٹانگ تو اب بالکل ٹھیک ہے۔ اسے ریبا سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی کہ بیچاری ہنوز معتوب ہے۔ بیٹے، ایک اکیلی تمہاری ٹانگ کا مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سی ٹانگیں ہیں۔ بڑی اماں کو بڑی بہو پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے ہر جواب دہکتا ہوا تھا۔ ٹانگیں؟ جمال تو حیرت سے ریبا کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کسی اور پر بھی اس طرح کا برا وقت آیا ہے؟ مگر کون؟ اور ادھر سب اس کے اپنے حقیقی بھائی ہیں۔ خیریت؟ اس نے بڑی اماں کو تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ خیریت ہے بیٹے، الحمدللہ۔ تم بیٹھو، کاہے کو ہلکان ہو رہے ہو؟ کوئی بات نہیں ہے، بڑی اماں نے دلاسا دیا، مگر اسے اس بات کی فکر تھی کہ ریبا کیوں رو رہی ہے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا، براہ راست ریبا سے مخاطب ہوا۔ جھوٹا الزام لگا ہے مجھ پر، کیا روؤں نہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ کس نے لگایا ہے؟ آپ تو… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تائی امی نے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ وہ سوں سوں کر رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ جمال نے بری طرح پریشان ہو کر بڑی امی کو دیکھا۔ خفت سے جو برا حال تھا وہ الگ۔ پتہ نہیں کیوں آ گئے ہندوستان سے، وہاں کیا لڑکیاں نہیں تھیں الزام لگانے کے لیے؟ ریبا بری طرح الٹ گئی۔ ہے کیا واہی تباہی بک رہی ہے؟ بڑی اماں یکدم حواس باختہ ہو گئیں، بڑی شرمندہ نظروں سے پوتے کی طرف دیکھنے لگیں۔ جمال تو اتنا بدحواس ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹے، میں بتاتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ اب ساری بات جمال کو بتانا ضروری ہو گئی تھی۔ در حقیقت ریبا نے اس کی بہت انسلٹ کی تھی۔ بڑی اماں نے بڑے اختصار سے ساری بات کہہ ڈالی۔ اس دوران ریبا اپنی آنکھیں پوچھتی رہی۔ بڑی اماں اپنی بات سنا کر خاموش ہو چکی تھی۔ جمال گمسم سا بیٹھا تھا۔ ریبا اسے بڑی خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دادی جان، یقین کیجیے، میں اس قسم کی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کچھ کہہ بیٹھی ہوں۔ میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ اندھیا ملتا ہو کہ یہ مجھے گاؤدی یا جاہل سمجھتی ہیں، تو میں ادھر ادھر ان کی شکایت کیسے کر سکتا ہوں؟ آنیسٹلی یہ تو بہت انوسینٹ ہے۔ کیا ہے؟ بڑی اماں کو جمال کی انگریزی سے بہت الجھن ہوئی۔ میرا مطلب ہے بہت معصوم ہے۔ آج کے دور میں تو ان سے چھوٹی لڑکیاں اچھی خاصی ہوشیار ہوتی ہیں۔ تو میں لڑکی ہوں بھی نہیں۔ ریبا جمال کی وضاحت کے بعد خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ایک دم اپنی عادت کے مطابق چٹک کر بولی، ہاں لڑکیوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ بڑی اماں کا پارا پھر چڑھ گیا۔ ایسی لڑکی بھی کہیں نہ دیکھی ہوگی جس کی کوئی سہیلی نہ ہو، جب بنائے سہیلے ہی بنائے۔ سارے محلے کے لونڈوں کو لیے کھیلتی تھی۔ کچھ بچیاں بھی ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی تو روتی ہوئی گھر میں آ جاتی کہ مجھے لڑکیوں سے گھن آتی ہے۔ آتی ہوں جاتی ہوں، بولتی ہیں، ڈرپوک اور بزدل ہوتی ہیں، چھکا نہیں لگا سکتی۔
لڑکیوں سے گھین آتی ہے۔ ایک شمسہ ہے، خدا معلوم اس سے کیسے بن جاتی ہے، اسے تو تحفے تحائف بھی دے دیتی ہے۔ جی نہیں، کالج میں بھی میری ایک دوست ہے فاریہ، وہ کہتی ہے تم لڑکوں کی طرح رہنا چاہتی ہو اس لیے مجھے اچھی لگتی ہو۔ کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے تو کہتی ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور ٹھیک ہی کہتی ہے، وہ بہت عقل مند و ذہین ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی خاص وجہ سے تراشیدہ بالوں کو جھٹک کر۔ ہاں، جو ان کی الٹی سیدھی مان لے بس وہی عقل مند۔ بڑی اماں کی جان چلی گئی۔ جمال اس خیال سے اداس ہو گیا کہ وہ لاؤنج سے باہر جا رہی تھی، پتہ نہیں اس کی موجودگی سے سرخوشی کا احساس کیوں ہوتا تھا۔ شام کی پرچھائیاں رات کی آمد کے اشارے کرنے لگیں اور اس کے وجود سے آہستہ آہستہ روح کھینچنے لگی۔ آتا ہی ہوگا، آنے ہی والا ہوگا، چل تو پڑا ہوگا، کہیں راستے میں رک گیا ہوگا۔ میل جول بھی تو بہت ہے۔ وہ لرزہ برآمدم سی اندازوں میں کھیل رہی تھی۔ طاہر علی نماز پڑھنے مسجد جاتے تو واپسی میں انہیں خاصی دیر ہو جاتی تھی، خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد سید صاحب کے ہاں بیٹھک ضرور ہوتی تھی، جہاں تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبصرے ہوتے تھے۔ اکثر طاہر علی وہیں سے عشاء کے لیے چلے جاتے تھے۔ سردیوں میں اسی طرح شیڈول ہوا کرتا تھا، باقی دنوں میں رد و بدل ہوتا رہتا تھا۔ اگر ابا جان کے آنے سے پہلے وہ آ گیا، امی تو بہت پریشان ہو جائیں گی۔ باپ کی صلاحیتوں پر تو اسے پورا بھروسہ تھا، وہ بہت مدلل بات کرتے تھے اور کوئی انہیں آسانی سے مشتعل نہیں کر پاتا تھا۔ اس طرح کا مزاج رکھنے والا انسان عموماً غالب رہتا ہے۔ وہ شام کے کھانے پکانے اور نماز سے فارغ ہو کر ایک کتاب لے کر لیٹ گئی، مگر کتاب تو بس ایک خود فریبی تھی۔ دھیان تو کسی وحشت جگاتی دستک پر تھا، اور طاہر علی کے آنے کے بعد تو اسے واقعی دستک سے خوف آنے لگا۔ رگ رگ میں ایک محشر برپا تھا۔ اگر یہ کہا تو ابا جان یوں کہیں گے، اگر وہ کہا تو پھر جواب یہ ہوگا، اگر اس نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو اسے تو پھر میں سمجھ لوں گی۔ انسان ہی ہے، ہوا تو نہیں، ثابت تو نکلنے سے رہا۔ اس بری طرح سناؤں گی کہ عمر بھر یاد کرے گا۔ خیال ہی خیال میں جنگی تکنیک وضع کر لی گئی، جس سے اندرونی جوار بھاٹے پر خاصا فرق پڑا۔ کتاب سینے پر اونتی رکھی تھی۔ شمسہ نیچے بیٹھی جرنل پر ڈائیگرام بنا رہی تھی۔ عارفہ کو تو کوئی نہ کوئی کام ملا رہتا تھا، گرمیوں میں ادھیڑنے کا، سردیوں میں بننے اور دھاگے ڈالنے کا۔ اس وقت بھی کسی لحاف کی مصروفیت تھی، گاہے گاہے طاہر علی کو مخاطب کر کے کوئی بات بھی کرتی جاتی تھی۔ شمسہ کو یونیفارم پر استری کی یاد دہانی بھی کرا چکی تھی کہ صبح کو ہپڑ دھپڑ ہوتی ہے اور بغیر ناشتے کے چلی جاتی ہو، اپنے کام رات کو ہی نپٹا کر سویا کرو، اور وہ انہیں یقین دلا چکی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ 5-10 منٹ سارے گھر میں خاموشی چھائی رہی، پھر طاہر علی نے بلیک اینڈ وائٹ پورٹیبل آن کر دیا۔ آواز اگرچہ آہستہ تھی، مگر ماحول سے سناٹے کی وحشت رخصت ہو گئی۔ شاید ٹی وی کی وجہ سے وہ آہستہ ہونے والی دستک نہ سن پائی تھی۔ وہ تو اس وقت پتھرا کر رہ گئی جب عارفہ اندر آ کر ان دونوں سے مخاطب ہوئیں۔ لڑکیوں، یہ کمرہ خالی کر دو، اپنے ابا جان کے کمرے میں چلی جاؤ، مہمان آئے ہیں۔ اس وقت کون سے مہمان آ گئے؟ شمسہ اپنے بکھرے ہوئے سامان پر نظر ڈال کر جھلا گئی۔ آہستہ بولو، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سید صاحب کی بیگم کے ساتھ جو خاتون ماہنور کا رشتہ مانگنے آئی تھیں، ان کا بیٹا ہے۔ عارفہ کے لہجے میں جانے کیا تھا، ماہنور نظریں نہ اٹھا سکی۔ واقعی آ گیا، کوئی مہم جو ہی لگتا ہے، خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس نے اپنے پتھرائے وجود کو حرکت دی اور ماں سے کنی کتراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ضمیر کی گہرائیوں سے جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ ایک احساس اسے گاہے گاہے باور کراتا تھا کہ اس کی وجہ سے دل لگی کرنے والوں کو دل کی لگی کا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ چاہے جانے والوں کو چاہے جانے کا احساس ضرور ہوتا ہے، مگر وہ صرف درجہ معشوقیت پر فائز رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس سے آگے انہیں ہر بات اپنی انا کی شکست محسوس ہوتی ہے۔ وہ بیرونی ادھ کھلے دروازے پر نگاہ ڈالے بغیر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک خیال نے البتہ اسے زیر بار کر دیا تھا، آج کے بعد وہ ماں باپ کا سامنا کیوں کر سکے گی؟ اگرچہ اس سارے فسانے میں اس کا رول نہایت غیر اہم ہے، مگر وہ موضوع خاص تو ہے، اور پھر یہ بھی کہ جانے وہ کیا کیا انکشاف کر جائے۔ گزرے ہوئے دنوں کا ذکر لاشعوری طور پر کر جائے تو اس سے پھر ضرور پوچھا جائے گا کہ انہیں ان باتوں سے کیوں لا علم رکھا گیا۔ وہ کیسے یقین دلا پائے گی کہ وہ ان واقعات کو گزرتی ہوا کے جھونکوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ شمسہ بھی اپنا سامان سمیٹے آ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مصروفیت کے باعث دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ماہنور تیزی سے اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی، مگر لہجے بھر کو پٹ تھام کر کھڑی رہ گئی۔ وہ سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور طاہر علی کے ساتھ آنگن تک پہنچ چکا تھا۔ واقعی آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے اندر بازگشت ہوئی۔ اسے یوں حیرانی ہوئی جیسے اسے اس کی صلاحیتوں پر شبہ رہا ہو۔ وہ یکدم اوٹ میں ہو گئی اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ جب انکار کر ہی چکی ہیں تو پھر چپکے چپکے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا پچھتا رہی ہیں؟ شمسہ نے اس کے پراسرار سے انداز سے اپنے مطلب کا نتیجہ اخذ کیا۔
आहिस्ता बोलो, ये कोई मौका है इस किस्म के मजाक का? बिल्कुल बराबर ही में है, वो नाराज़ हुई। मैं तो देख सकती हूँ और देखना भी चाहिए। ऐसी सच्ची लगन आज के दौर में कहाँ जागती है। फुर्सत ही नहीं इंसानों को। इनकार हजम नहीं हुआ तो खुद आ गए। वाह क्या जवां मर्दी है। मुझे तो रश्क आ रहा है आप पर। इतने मालदार लोग और हाथ धोकर पीछे पड़ गए। सच सच बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? शम्सा को शरारत सूझ रही थी और उसकी जान पर बनी हुई थी। खुदा के लिए शम्सा मत बोलो इस कदर, अब इतनी भी बच्ची नहीं हो। मालदार मालदार, हराम की दौलत है सारी। एक नंबर करप्ट आदमी है। इंसानियत छूकर भी नहीं गुजरी जाहिल को। बेगैरत इंसान है क्या पल्ले जो शरीफों के घर मुंह उठाकर चला आया है। बोलते बोलते महानूर फूट फूट कर रोने लगी। आपा, शम्सा बदहवास होकर उसकी सिमत पड़ी। आपा सॉरी आपा, मुझे क्या पता था। उसने महानूर को गले से लगा लिया। ईमान से आपा, मुझे तो कुछ पता नहीं था। सदफ़ ने एक मरतबा जिक्र किया था तो कुछ इस अंदाज में कि जैसे मौसूफ बहुत बारसूख किस्म के दौलतमंद हों। हाँ तो आजकल बारसूख हैं किस किस्म के लोग। महानूर उससे अलग होकर आंखें पोंछने लगी। शम्सा कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर आगे बढ़कर दरवाजे का एक पट खोलकर बाहर झांकने लगी। यूँ महसूस होता था जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। आरफा भी नज़र नहीं आ रही थी, जाने किचन में थी या वो भी कमरे में ही चली गई थी। पाशा की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, अलबत्ता ताहिर अली बात कर रहे थे, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही धीमी आवाज़ थी। टीवी बंद कर दिया गया था। सारे माहौल पर अजीब सी पुरअसरारियत छाई हुई थी। महानूर अपनी जगह गुमसुम कैफियत में बैठी हुई थी। मैंने हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल किया है। पाशा की आवाज़ आई। वो कमरे से बाहर आ चुका था। इस तरह के काम सभी थ्रू प्रॉपर चैनल ही करते हैं। अब ये लड़की वालों की स्वाबदीद पर है कि वो क्या जवाब देते हैं। ताहिर अली की आवाज़ आई। क्या ही अच्छा होता अगर मेरे आने को अहमियत दे दी जाती। पाशा की आवाज़ आई। मैंने आपकी आमद का शुक्रिया अदा किया है। ताहिर अली की संजीदा आवाज़ आई, जब फासले से आती महसूस हुई थी। गालिबन वो बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। क्या ये आपका हतमी जवाब है या गौर करने की गुंजाइश है? पाशा पूछ रहा था। मैंने कहा ना, हम उसका रिश्ता तय कर चुके हैं, फिर गुंजाइश क्या रहती है? ताहिर अली ने जवाब दिया। यकलख्त खामोशी छा गई। फिर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। शम्सा ने दरवाजे का दूसरा पट भी खोल दिया और तेज़ी से बाहर निकल गई, मगर महानूर के वजूद में कोई हरकत पैदा ना हुई, जैसे पथरा गई हो। काफ़ी देर घर में यूं खामोशी छाई रही जैसे घर में कोई ना हो। शम्सा भी कमरे से बाहर जा चुकी थी। महानूर का अंदाज़े नशिस्त हनूज था। घर में फैली खामोशी जैसे सरगोशियाँ कर रही थी, उसे मुजरिम साबित कर रही थी। इस घर के मकीनों पर आजमाइश आ पड़ी थी। उसकी ज़िम्मेदार वो खुद को महसूस कर रही थी। कुछ हो गया है जो घर में मौत का सन्नाटा छा गया है। कुछ कहकर तो ज़रूर गया होगा। हार मानना तो उसकी सरश्त में नहीं है। हर मज़ाहमत उसकी अना का मसला है। जिनको अपनी ताकत के मुजाहरे की आदत हो वो हथियार डालकर खामोश बैठना पसंद नहीं करते। क्या कह गया होगा? अब्बा जान किस कदर परेशान होंगे। उसके जहन में आंधियाँ चल रही थीं। उसी वक्त आरफा कमरे में दाखिल हुई थी और बुत बनी महानूर पर नज़र डाली थी। इस तरह क्यों बैठी हो बेटी? ऊपर बैठो, सर्दी हो रही है। तुमने कुछ ओढ़ा पहना भी नहीं है। वो उसके करीब आकर रुक गई। उनके लहजे की मुलायमत और शफ़क़त ने उसके लहू में गोया गर्मी दौड़ा दी। उसने नज़रें माँ के चेहरे पर टिका दी। परेशान क्यों हो बेटी? हम हैं ना। पता नहीं कब से तुम परेशान हो, अकेली इस मार्के से निपट रही हो। अगरचे ये तुम्हारी गलती है, मगर ये वक्त गलतियाँ दोहराने या जताने का नहीं है। गलती तो हम जैसी माँओं की भी होती है। जब बेटियाँ जवान और ख़ूबसूरत हों तो कुछ ज़ाब्ते हमें भी तय कर लेना चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो वो सभी को अच्छा लगेगा। तुम्हारी पैदाइश के बाद से आज तक यही सुना है कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। इसके रख रखाव भी दिल मोह लेते हैं। मज़हब ने जो ज़ाब्ते तय किए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही तो हैं, हमें परेशानियों से बचाने के लिए ही तो हैं। जब हमारी बेटियां घरों से बाहर जाएंगी तो हर अच्छी बुरी नज़र उन पर पड़ेगी। मर्द तो पहली नज़र में औरत के ज़ाहिर पर ही मर मिटता है, ये फितरत है। एक तरफ की पारसाई अगरचे ढाल ज़रूर होती है, मगर ऐसी नहीं कि सब कुछ रोक सके। हमें अपनी गलती का एहसास है। हम तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे। दुनिया कितनी तरक्की याफ्ता हो जाए, औरत की इस्मत का म्यार नहीं बदल सकती। आज अखबार में डियाना पर मज़मून आया है। उसमें एक जगह लिखा है कि शहज़ादे ने बीवी के इंतखाब में बहुत वक्त लिया। कोई लड़की उसके म्यार पर पूरी नहीं उतरती थी। डियाना के मासूम हुस्न ने अगरचे उसे मुतासिर किया था, मगर एक और ख़ास वजह थी उसके इंतखाब की, और वो उसका बाइस्मत होना थी। शहज़ादे ने यह चीज़ भी भांप ली थी। अगर मगरिब का मर्द इस्मत के तसव्वुर को फरसूदा करार देता है तो इस पॉइंट को फिर सोचता भी क्यों है? अपनी बारी पर अपनी पसंदीदा औरत में ये अहम खूबी क्यों देखना चाहता है? यानी हम मगरिब के निज़ाम को मुनाफकाना निज़ाम बरमला कह सकते हैं।
फितरत तो उधर के मर्द की भी वही है जो यहाँ के मर्द की है। मर्द औरत इस बर आज़म के हों या उस बर आज़म के, उनकी फितरत मुख्तलिफ कैसे हो सकती है कि फितरत का खालिक तो एक ही है। वहाँ औरत को मर्द ने आज़ादी इसलिए दी है कि उसकी दिल बस्तगी होती रहे बिला रद्दोकद। मगर बुरे से बुरा मर्द भी जब कोई औरत अपने घर में बसाना चाहता है तो उसमें हुस्न भी चाहता है और पारसाई भी, और यही कुछ पाशा भी कर रहा है। ये तो हम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि जब किसी मजबूरी के सबब अपनी खूबसूरत और पारसा बच्चियाँ घर से बाहर भेजें तो कुछ ज़रूरी एहतियात भी मलहूज़ रखें। ख्वाह लोग जाहिल और दकियानूसी कहें, यही वो लोग होते हैं जो मैली हो जाने वाली लड़की पर सबसे पहले अपने दरवाजे बंद करते हैं। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम परेशान ना हो और ये ना सोचो कि हम तुम्हें इस मसले में हिस्सेदार समझ रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फितरत के सब रंग मेरे देखे भाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। महानूर मबहूत सी माँ की शक्ल देख रही थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस वक्त की मुसीबत इतनी आसानी से टल जाएगी और उसे किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा। अब तुम उठो और अपने 2-4 जोड़े कपड़े किसी बैग में रख लो। सुबह मैं तुम्हें अम्मा के पास छोड़ आऊँगी। जब तक हम किसी और जगह घर का इंतज़ाम नहीं कर लेते तुम वहीं रहोगी। वो आम से अंदाज में कहकर बाहर निकलने लगी। महानूर का दिल धक से रह गया। वो घर क्यों बदल रही हैं, जगह क्यों छोड़ रही हैं, उसे नानी अम्मी के पास क्यों भेज रही हैं? आखिर वो क्या कहकर चला गया है? अम्मी, उसने जाती हुई आरफा को आहिस्ता से पुकारा। वो पलट कर उसे देखने लगी। घर क्यों बदल रही हैं? ये घर तो हमारा अपना है, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, हमारा अपना है, मगर जहाँ रहने से मुश्किलात बढ़ने का अंदेशा हो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? तुम्हें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, यह हमारा मसला है। तुम्हें एक न एक दिन तो ये घर छोड़ना ही था। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। वो अपनी जगह दम्बा खुद सी बैठी सोचने लगी, इतना बड़ा इनकलाब इतनी सी देर में? क्या कह गया है वो? इतने बड़े फ़ैसले यकदम क्यों हो गए? अजीब सा खौफ और शर्म थी कि उसे अपनी जगह से हरकत करना मुहाल लग रहा था। बाप के सामने जाने के ख्याल से ही उसकी हालत गैर होने लगी। एक तो बेचारे वैसे ही बीमार रहते हैं, उस पर से ये नई टेंशन। उसे बाप पर जैसे तरस आने लगा। उसी वक्त शमसा एक बैग लिए अंदर आई। आपा, अम्मी कह रही हैं इसमें कपड़े रख लें। कितनी संजीदगी थी उसके अंदाज में। उसने बगौर उसकी सूरत देखी। शमसा, उसने जाती हुई शमसा को जैसे बहुत तकल्लुफ़ से आवाज़ दी। जी। वो उसी तरह की संजीदगी से मुखातिब हुई। तुम ही रख दो मेरे चंद जोड़े, अब्बा जान जाग रहे होंगे, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं। उसकी आवाज़ रुंधने लगी। शमसा की पुरस्रार संजीदगी ने तो उसके रहे सहे औसान भी ख़ता कर दिए थे। शमसा ने चंद सानियों को कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर बैग दोबारा उठाकर बाहर चली गई। वो बड़ी मुश्किल से ढूंढकर घर तक पहुंचा था और अब बैल बजा बजा कर आजिज़ आ गया था। तंग आकर जी चाहा था कि वापस पलट जाए, मगर जाने से पहले उसने झल्लाकर एक मरतबा ये सोचकर गेट धड़धड़ा दिया था कि शायद बैल ख़राब हो। फिर चंद लम्हे रुक कर इंतज़ार किया कि शायद कोई आ ही गया हो, मगर जब कोई चाप उभरती महसूस ना हुई तो उसने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब गेट लैंप चल रहे हैं तो इसका मतलब है लाइट है, और लाइट का मतलब है बैल काम कर रही है, और जब बैल काम कर रही है तो दरवाज़े तोड़ने का मतलब। गेट खुलने तक गेट के पीछे से गज़बनाक किस्म के जुमले उसकी समात से टकरा चुके थे, जिसके सबब उसके कदम ठहर गए थे। गेट का ज़ेली दरवाज़ा खुल चुका था और एक तराशीदा जुल्फ़ों वाली दोशीज़ा सर बाहर निकाले बड़ी गुसीली पोजीशन में झांक रही थी। वो कदरे नर्वस सा होकर आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वो चल कर आया था, पहल भी उसी को करना थी। जी फरमाइए। तेवर अब भी कड़े थे। वो फिर सटपटा गया। सलाम का जवाब भी तो खूब आया था। मज़ाहिर घर पर हैं? उसने संभल कर पूछा। जी वो तो घर पर नहीं है, बल्कि घर पर इस वक्त मुझसे और बड़ी अम्मा से ही मिल सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त बस हम दोनों ही घर पर हैं। जी हुक्म। ऐसा लठ मार फिदवियाना अंदाज था कि उसने तो फ़ौरन ही पलट जाने में आफियत जानी। जी बस शुक्रिया, आप मज़ाहिर को ये मैसेज दे दीजिएगा कि अब्दुल बासित ख्वाजा आए थे, वो पहली फ़ुर्सत में मुझे फ़ोन कर लें, क्योंकि आज मैं उन्हें सारा दिन ट्रेस करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी आमद को एमरजेंसी काउंट करें। वो बड़े लिहाज से नज़रें झुकाकर बोला था और फिर बड़ी तेज़ी से अपनी वाइट मार्गला की तरफ बढ़ गया था। तकरीबा कुछ देर तो उसको गाड़ी की जानिब बढ़ता देखती रही। माय गॉड, इतना लंबा मैसेज! कबूतरों के ज़माने में पैदा होते तो कबूतर माजरत कर लिया करते कि इतना वज़नी पैगाम हमसे नहीं उठाया जाता। वो खटाक गेट बंद करके बड़बड़ाती हुई लाउंज में आई, जहाँ बड़ी अम्मा बहुत दिल लगाकर पान बना रही थी। कौन बजा रहा था गेट इतनी ज़ोर से? उन्होंने सर उठाए बगैर पूछा। बजा रहे थे कि तोड़ रहे थे? अब मैं बाथरूम में था, आप तस्बीह पढ़ रही थी। पापा सुबह के नाश्ते की चीज़ें लेने गए हुए हैं। अब गेट तक पहुंचने में टाइम तो लगता ही है। ऐसे बेसब्रे अक्का जान के दोस्त तो नहीं हो सकते। मज़ाहिर का मिलने वाला था?
बड़ी अम्मा उसकी तुमार से जिच हो गई। मैंने तो ये पहली बार देखा है, बल्कि सही से तो देखा भी नहीं। रोशनी भी तो बहुत हल्की है हमारे गेट लैंप की। ऑफ वाइट शूटिंग थी, खुद भी थोड़े से वाइट थे, गाड़ी भी वाइट थी। पता नहीं जिए थी या मारगला, ठीक से देखा नहीं मैंने। कद भी अक्का जान जितना होगा और बोले चली जाएगी। आने वाले को नापने तोलने बैठ गई, ये नहीं पूछा कौन है, कहाँ से आया है, मज़ाहिर से क्या काम है। बड़ी अम्मा की जान जल कर रह गई। पूछा था, जवाब में 6.5 मीटर लंबा मैसेज आया। 6 गज़ के तो वो खुद थे, मैसेज 10 गुना लंबा छोड़ कर गए हैं। अरे मेरी मैया। अच्छा अब जाकर अपना काम करो, बजाज की औलाद। बड़ी अम्मा को यही मुनासिब महसूस हुआ कि उसे वहाँ से चलता कर दे। जाने क्या उल्टा सीधा बोल बैठी होगी, अब मज़ाहिर से ही पता चलेगा। खुदा न खास्ता नाक ही कटवाएगी हमारी। भाइयों की समझ में नहीं आ रही मेरी परेशानी। दिन रात की बस यही दुआ है कि ये साथ खैरियत के अपने घर की हो जाए। ऐ मेरे मौला, बस तेरा ही आसरा है। पता नहीं सारा पुप्पो ने दावत में कौन कौन सी डिशेस बनाई होंगी, कितना मज़ा आ रहा होगा। सब लोग मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। एक हम हैं, अरवी गोश्त खाकर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। जमाल भाई कितने लकी हैं, रोज़ ही किसी न किसी के यहाँ खाने पर जा रहे हैं। यहाँ होते हैं तो आप भी कोई अच्छी डिश बनवा लेती हैं, हम भी खा लेते हैं। जमाल भाई के साथ मज़हर और इजहार के भी मज़े आ रहे हैं। शहबाले बने फिरते हैं जमाल भाई के साथ, है ना बड़ी अम्मा? वो बड़ी आज़रदा खातिर नज़र आ रही थी। हाँ, तुम्हें तो खाने को ही नहीं मिलता, सारा वक्त फ्रिज में सर घुसाए रहती है। बड़ी अम्मा सुलगने लगी। दावत की तो बात ही और होती है, सजी सजाई टेबल यहाँ से वहाँ तक, उस पर मेज़बान का इसरार, ये लीजिए वो लीजिए, ये तो आपने लिया ही नहीं, वगैरह वगैरह। उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि बड़ी अम्मा की हंसी छूट गई। बदजात न दीदी नहीं तो वो हंसी छुपाने की गर्ज से पानदान में झांकने लगी। मोमल, शहाना ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मोमल को आवाज़ दी, जो डाइनिंग से बर्तन उठाकर किचन की तरफ जा रही थी। मोमल कांप कर रह गई। जी बेगम साहिबा, बर्तन रखकर इधर आ, वो इतना कहकर फिर फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई। मोमल की जान पानी होने लगी। अब क्या गलती हो गई? वो बर्तन रख कर आई और शहाना से कुछ फासले पर मुअद्दबाना अंदाज में खड़ी हो गई। शहाना बात करने के दौरान उसके सरापे का जायज़ा लेती रही और वो कांपती रही। चंद मिनटों के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इधर आ, उन्होंने उसे अपने करीब बुलाया। मोमल लर्जती कांपती नज़दीक आ गई। किसने दिए हैं ये कपड़े? उनकी आवाज़ में बला की सख्ती थी। जर्द और सुर्ख रंग के फूलों से भरा इस्त्री शुदा लीलन का सूट था और जर्द रंग की सस्ती जारजेट का दुपट्टा था, जो उसने अपने मखसूस अंदाज में सर से ओढ़ा हुआ था। वो जी काकू की माँ ने दिया था पहनने के वास्ते। काकू की छोटी बहन की बिस्मिल्लाह थी ना आज, उसने बुरी तरह लड़ते हुए जवाब दिया। शहाना के तने हुए एसाब ढीले पड़ गए। जब बिस्मिल्लाह ख़त्म हो गई तो उतारे क्यों नहीं कपड़े? जिन कपड़ों में गोट से आई थी बस वही पहना कर, अपनी औकात में रह। उन्होंने लाशऊरी तौर पर ऊपर के सनी के कमरे की तरफ नज़र डालकर नफ़रत आमीज़ अंदाज में कहा। जी अभी पहन लेती हूँ पुराने कपड़े, उसने फ़ौरन जवाब दिया। मुबादा गर्मी बढ़ जाए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं। नहाई भी थी? मज़ीद सवाल हुआ। उसके सुनहरी झलक मारते ब्राउन बाल खूब चमक रहे थे। जी, उसका दिल फिर तेज़ तेज़ धड़कने लगा। कोई ज़रूरत नहीं नहाने धोने की, बस महीने में एक बार नहाना काफ़ी है। फालतू साबन नहीं है इस घर में, सुना? जी अच्छा, उसे यही कहना था। और हाँ चल, अच्छा कुछ नहीं, जा अपना काम कर। शहाना का अंदाज कतरे नरम हो गया। मोमल ने हैरत से झुकी नज़रें उठाकर शहाना की तरफ देखा, जो फ़ोन सेट गोद में रखकर कोई नंबर डायल करने लगी थी। वो पलट गई, मगर एक सानिया को अपनी जगह ठिठक कर रुक गई। मून लाउंज के अगले दरवाजे से दाखिल होकर सीढ़ी चढ़ चुका था। देख, मासी को बुखार है, इसलिए किचन बिल्कुल साफ़ करके सोना, कभी हलक तक ठूंस कर टांगे पसार कर सो जाए, समझी? शहाना अपने साबका मखसूस अंदाज पर वापस आकर टपट कर उससे मुखातिब हुई। अंदर कहीं ढेर सी हैरत टूट कर बिखरी और खून में हलोल होकर दौड़ने लगी। अंदाज लम्हे भर को क्यों बदला था? क्या बेगम साहबा मून साहब से डरने लगी हैं? मैं भी तो डरने लगी हूँ उनसे। उसने ऑफ वाइट कोट पैंट में मलबूस मून की सिमत देखा, जो दाएं तरफ मुड़कर नज़रों से फ़ौरन ही ओझल हो गया था। एक अजीब सी उदासी उससे आसेब की तरह लिपटने लगी। एक मजबूत हमायती का एहसास तो नशा इक़्तिदार के बराबर ही होता है। उसका नशा टूट गया था, अंग अंग में हरदम एक दुखन रहती थी। उसने कितनी तेज़ी से तिलिस्मी मदारज तय किए थे, मसलन ये कि देखी जाने वाली हर शय वो नहीं हो सकती जो महसूस होती है। दानाई का पहला सिरा ही इधर से शुरू होता है कि हकीकत व फ़रेब के दोनों पलड़े हर आन सामने हों और लड़ते कांपते कांटे पर निगाह रहने लगे। एक तरफ ज़िंदगी का बोझ और हमरा तराजू, किस कदर आपला पाई है इस सफ़र में।
वो खामोशी से अपना काम करने लगी। बर्तनों की आवाज़ें और शहाना की फ़ोन पर बातें करने की आवाज़ें आपस में देर तक गडमड होती रहीं। बाकी को तो वो सरेशाम ही क्वार्टर में जाने को कह देती थी। पाँव में अगरचे मुकम्मल आराम नहीं था, मगर एकदम से वो ज़्यादा ही नरम और हमदर्द हो गई थी। उसे बाकी पहले से भी ज़्यादा छोटी नज़र आने लगी थी, मज़लूम और मासूम। उसके काम करने की उम्र नहीं थी, खेलने की उम्र थी, जल्दी सो जाने की उम्र थी। वो उसके हिस्से के सारे काम खुद करने लगी थी और कभी भूल कर भी उसे काम के लिए आवाज़ नहीं देती थी। अगर मासी उसे छुपाकर कभी मुर्गी की टांग खाने को देती तो वो भी बाकी को दे आती थी। अल्लाह यार, उसे चीज़ खाने को पैसे देता तो वो भी बाकी को थमा देती। बस जैसे देने की आदत हो चुकी थी, किसी को खिदमत, किसी को शय। एक दुख में किसी को हिस्सा नहीं दे रही थी, ये बोझ तन्हा उठा रही थी। मोमल, बेगम साहिबा की आवाज़ पर वो किसी ध्यान से बुरी तरह चौंकी। जी, वो लश्तम पश्तम किचन से दौड़ी। बेगम साहिबा जीने के करीब खड़ी थी। सनी तो अभी नहीं आया? उनकी आवाज़ खासी बुलंद थी। नहीं तो जी, मैंने तो नहीं देखा, वो गड़बड़ाकर बोली। अगर वो आ जाए तो शमसी को बता देना, शमसी उसे खाने वगैरह का खुद ही पूछ लेगा। मोमल की समझ में नहीं आया वो जीने की तरफ मुंह उठाकर क्यों बात कर रही हैं। जी अच्छा, शमसी को बताकर क्वार्टर में चली जाना, वो मज़ीद गोया हुई। जी, वो बस इतना ही कह सकी। खाने पीने का सिर्फ अपने मून साहब से ही पूछ लिया करो, मेरी तरफ से इजाज़त है। वो ये कहकर एक तरफ बढ़ गई। अपने मून साहब? अंदर कमरे में मून चटक चटक गया। शहाना उसके कमरे में अपनी आवाज़ पहुंचाने में कामयाब रही थी, जबकि अपने मून साहब मोमल के सर से गुजर गया था। इतनी सुबह सुबह कितने बजे चल पड़ी थी घर से? बड़ी अम्मा ने बहुत ताज्जुब से आरफा और महनूर को देखा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आरफा ने थके हुए अंदाज में एक कुर्सी पर गिरकर सलाम किया। महनूर ने भी आहिस्तगी से सलाम किया था। उसका चेहरा सुता सुता सा नज़र आया, जैसे रात भर ना सोई हो। जीती रहो, बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। उनकी हैरत अपनी जगह बददस्तूर थी। सब सो रहे हैं अभी? आरफा ने थके थके अंदाज में पूछा। नहीं, अजहर तो जा चुका है, मज़ाहिर तैयार हो रहा है। ज़हीर परसों इस्लामाबाद चला गया है हफ्ते भर के लिए। मज़हर और इजहार और जमाल रात सारा के यहाँ रुक गए थे, उन्हें वहाँ देर हो गई थी। सारा ने फ़ोन कर दिया था कि अम्मा रात बहुत हो गई है, सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा सही है। ज़हीर की गाड़ी ले गए थे। हालात वैसे ही ख़राब हैं, एक तो लौंडे लपाड़े, फिर साथ मोटर कार। दिल होता ही है। खैर तुम बताओ, खैरियत तो है ना? शमसा और ताहिर अली कैसे हैं? वो फिर तशवीश भरी नज़रों से दोनों को घूरने लगीं। आरफा अपनी जगह खामोश सी बैठी रह गई, जैसे कुछ सोच रही हो। ए आरफा, कुछ बोलो भी, मेरा तो दिल होल रहा है। बड़ी अम्मा अपनी बेकरारी छुपा नहीं सकी। रीबा सो रही है अम्मा, आरफा ने इशारे से माँ को समझाया कि वो महनूर की मौजूदगी में कुछ बताना नहीं चाहती। हाँ सो रही होगी, रात देर तक जो जागती है। जाओ महनूर, जगा दो उसे, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आजकल छुट्टियाँ हैं। मार घर में जैसे रेवड़ खुला फिर रहा है, कभी इधर से आती दिखती है, कभी उधर से। महनूर समझ गई कि उसे वहाँ से उठ जाना चाहिए। वो जीने की तरफ चल पड़ी। कदम बहुत आहिस्ता उठ रहे थे। वो साइड में रेलिंग पर हाथ जमाकर ऊपर चढ़ रही थी कि मज़ाहिर खिलाड़ियों जैसी फुर्ती से नीचे आते दिखाई दिए। साथ ही टाई का फंदा भी बना रहे थे। हाथ और कदम जहाँ थे वहीं जम गए। महनूर, इस्तजाब इस दर्जा गालिब हुआ कि मज़ीद कुछ बोला ना गया। अस्सलाम वालेकुम, वो कतरा कर आगे बढ़ गई। अभी आई हो? वो पीछे रह गए थे और महनूर आगे बढ़ चुकी थी। उसे पुश्त से मज़ाहिर की आवाज़ आई। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। किसके साथ? उसने मजबूत एहसाब मज़ाहिर को जी भर के हैरान कर दिया था। अम्मी के साथ। वो आखिरी जीना तय कर गई। मज़ाहिर के निपे तुले अनापरस्त मिजाज पर उसकी बेतवज्जही और बेजारी बेहद गिरा गुजरी। उन्होंने उससे मज़ीद सवाल का इरादा तर्क कर दिया, ये जानकर और भी कि नीचे फुप्पो मौजूद हैं, दुरुस्त मालूमात उनसे भी मिल सकती हैं। वो तेज़ी से नीचे चले गए। महनूर रीबा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मज़ाहिर लाउंज में दाखिल हुए तो आरफा माँ के शाने से चिपकी बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी। अम्मा पर सख्ते की कैफियत तारी थी। होठों पर शहादत की उंगली रखे वो बज़ाहिर लाउंज के फर्श पर बने नक्शो निगार पर नज़रें जमाए हुए थी। तो तुम हमें बताती तो सही, मज़ाहिर तो हथकड़ी लगवा देगा उसे। इतनी सीना जोरी? अम्मा ने देर बाद सांस खारिज करके किसी बड़े सदमे की कैफियत में मज़ाहिर को देखा। मज़ाहिर की खड़े खड़े सारी गुत्थियाँ सुलझ गईं। समझ गए कि बात बहुत बढ़ गई है, यानी उसने ज़्यादा परेशान कर दिया है। खैरियत? अनजान बनना उनकी मजबूरी थी। किस तरह कह देते कि महनूर उन्हें सब कुछ बता चुकी है। मामला उनके नोटिस में आ जाने के बाद मज़ीद संगीन हुआ था। बड़ी अम्मा तो नहा धोकर उनके पीछे बढ़ जाती। दरहकीकत उन्होंने इतना सीरियस लिया भी नहीं था। खैरियत क्या बेटे, एक आवारा मिजाज लौंडा पीछे पड़ गया है महनूर के। धमकी देकर गया है रात ताहिर अली को कि एक तो रोज़ में महनूर का निकाह उसके साथ कर दे।
अम्मा ने निहायत इख्तिसार से काम लिया। रात घर पर आया था वो? मज़ाहिर ने टाई की नॉट दुरुस्त करने का इरादा मुलतवी कर दिया। एक तहय्युर उनके लहजे से छलकने लगा था। आरफा को जाने क्यों भतीजे से हया आने लगी, सिर्फ हूँ करके रह गई थी। माई गॉड, वो बस इतना कह सके। अब क्या सोचा है? वो खासी देर चुप रहने के बाद गोया हुए। तुम्हारे फूफा ने फैसला किया है कि वो इलाका ही छोड़ देंगे। आज घर देखने जाएंगे। वो सिर्फ आवारा ही नहीं, बहुत ख़तरनाक भी है, कुछ भी कर सकता है। उस इलाके में तो कोई उसके खिलाफ़ बोलने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। आरफा ने बहुत सोच सोच कर बात की। जुर्म तो खुद कमज़ोरी है। लोग नफसियाती तौर पर हथियार डाल देते हैं और जुर्म से हार जाते हैं। ज़रा सी खुद एतमादी से काम लें तो मुजरिम को मंतकी अंजाम से दो चार करने में कोई दुश्वारी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शिफ्ट ना हो, मेरा मतलब है बहुत हाजिर दिमागी से और हिम्मत से काम लें। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, मज़ाहिर ने तसल्ली दी। बस अच्छे मशवरे और हौसले ही दे सकते हो। आरफा ने उनकी तरफ देखकर ठंडी सांस भरी। तभी तीनों की नज़र एक साथ महानूर पर पड़ी। वो लाउंज के दरवाजे में खड़ी थी। आओ बेटी, रीबा उठ गई? बड़ी अम्मा ने चुप चुप खोई खोई सी महानूर को बहुत प्यार से मुखातिब किया। जी नानी अम्मी उठ गई है, मुँह हाथ धोकर आ रही है, उसने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया और उन तीनों से खासे फासले पर बैठ गई। बड़ी अम्मा नाश्ता तैयार है? आई एम सॉरी फूफो, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, आप शाम तक तो यहाँ हैं ना? वो खड़े होकर तकल्लुफ़न पूछने लगे। नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी, शमसा अकेली है। ठीक है, फिर मैं शाम को आपकी तरफ आऊँगा। वो ये कहकर डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। महानूर ने बहुत उलझी हुई नज़रों से दूर तक उनका ताक़ुब किया था। आरफा फिर सरगोशी के अंदाज में बातें करने लगी थी। बड़ी अम्मा का इन्हमाक दीदनी था। जमाल भाई, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई तो आप किसकी तरफ होते थे? ज़ाहिर है अपने मुल्क की तरफ ही होते होंगे, बस हेड क्वार्टर कहला देते होंगे कराची, नॉर्थ, नाज़माबाद, बम ना मारना, उधर हमारी दादी जान का घर है। क्यों जमाल भाई? इजहार ने टुकड़ा लगाया। लो, इसे उन दिनों होश ही कहाँ होगा। बड़ी अम्मा ने दूर से ही हिस्सा लिया। क्या बेहोश हो जाते थे जंग की खबर सुनकर? रीबा ने शरारत से मगर बहुत मासूम सी सूरत बनाकर पूछा। आखिरी जंग के वक्त तो ये गोद में होगा, बड़ी अम्मा ने सादगी से कहा। डर के मारे गोद में चढ़ जाते थे आप? रीबा ने फिर हैरत से दरियाफ्त किया। बाउली 1.5-2 साल का होगा ये उस वक्त। बड़ी अम्मा ने उसके मजाक को सच जानकर गोया सर पीट लिया। 1.5-2 साल का बच्चा तो पाँव पाँव चलने लगता है। रीबा ने हार ना मानी। तुझसे कौन जीता? चलो उठो, अब खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हारी तो बातें कभी ख़त्म ही ना होंगी, बड़ी अम्मा ने हुक्मिया कहा। जमाल ने तो फ़ौरन ही खैर मनाई। रीबा की गिरफ्त में तो बाकायदा फड़फड़ाने ही लगता था। सबसे पहले हाथ धोने वही उठा। जाओ रीबा, ऊपर अजहर और मज़ाहिर को कहकर आओ कि खाना लग गया है, बड़ी अम्मा ने अपने तख्त से उतरते हुए कहा। अब ऊपर जाओ, रीबा बड़बड़ाते हुए चल दी। महानूर खाली खाली आंखों से बस उन सबको देखे जा रही थी। मज़ाहिर थोड़ी देर कबल ही आए थे। एक ब्रीफकेस, दूसरे में कोई किताब थी। सलाम करके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही तेज़ी से ऊपर चढ़ गए थे। हालांकि उसका ख्याल था वो ये ज़रूर बताएंगे कि वो उसके घर से होकर आ रहे हैं। उठो बेटी, क्या सोच रही हो? बड़ी अम्मा उसके करीब से गुजरी तो टोक दिया। जी, वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। क्यों इतनी फ़िक्रमंद हो? इधर सभी तुम्हारे अपने हैं, जी छोटा नहीं करते। नरमी गर्मी तो हर इंसान के मुकद्दर में होती है। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। महानूर को शाम से रह रहकर घर का ख्याल आ रहा था। वो तो जैसे मज़ाहिर का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। नानी की शफीक आवाज़ पर बेइख्तियार दिल भर आया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। नादान नहीं हो, समझदार हो। बुरी बात, खुद को संभालो, बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी अम्मा ने उसे गले से लगा लिया। चेहरे से उसके हाथ हटाकर अपने आंचल से उसकी आंखें पोंछने लगी, मगर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या हुआ? अजहर ये मंजर देखकर उनके करीब आकर बहुत फ़िक्रमंदी से महानूर को देखने लगे। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ परेशान है। तुम चलो, खाना ठंडा हो रहा है। बड़ी अम्मा महानूर को थामकर खुद भी आगे बढ़ने लगी। क्यों परेशान है? कुछ पता तो चले। अजहर को उसका ज़ारो कतार रोना बहुत परेशान कर रहा था। खुद को नहीं संभालोगी और यूं ही रोती रहोगी तो ना हुई ज़ुबानों पर आएगी, वो सर्जिश के अंदाज में महानूर से बोली। महानूर के आंसू फ़ौरन ही थम गए। अजहर हनूज सोचती हुई नज़रों से महानूर को देख रहे थे। मज़ाहिर भी नीचे पहुंच गए थे। बेसन की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम थम गए थे। उन्होंने महानूर को रोते हुए देख लिया था। आप चलें नानी अम्मी, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ, महानूर ने भराई हुई आवाज़ में कहा और सीधी बेसन की तरफ बढ़ गई। मज़ाहिर उससे पहले वहाँ पहुँच चुके थे और बेसन पर झुके हुए थे। महानूर उनके दाएं पहलू में खड़ी होकर उनके हटने का इंतज़ार करने लगी। मज़ाहिर सीधे हुए तो महानूर को पास खड़ा पाया। उन्होंने स्टैंड से तौलिया खींचा और एक तरफ हो गए। महानूर आगे बढ़कर नल खोलकर मुंह पर छींटे मारने लगी। घर में सब खैरियत है। मकान के लिए मैंने कह दिया है, यहीं करीब के लिए। फूफा जान को बता दिया है कि यह मसला मैं हल कर दूंगा।
वो कहाँ घर देखते फिरेंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब मत रोना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इस तरह मसले हल नहीं होते। वो तौलिया वापस स्टैंड पर लटकाते हुए बहुत आहिस्तगी से कह रहे थे। महानूर नल बंद करना भूल गई और उनकी तरफ देखने लगी। मगर यहाँ तो मकान बहुत महंगे मिलेंगे। वो परेशान नज़र आई। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा अपना मकान भी तो फूफा जान किराए पर देंगे। मज़ाहिर इतना कहकर वहाँ से हट गए। महानूर ने उनकी सिमत एक नज़र देखा और दोबारा मुँह पर छींटे मारने लगी। दिल बहुत मुतमईन सा हो गया था। वो खाने के कमरे में आई तो तकरीबन सभी वहाँ पहुँच चुके थे। ज़्यादा अफराद होने की वजह से खाना नीचे लगाया गया था। फर्शी दस्तरखान खासा वसी था। वो बड़ी अम्मा के पहलू में बैठ गई, दूसरी जानिब रीबा थी। अभी खाना शुरू किया ही था कि लाउंज से फ़ोन की घंटी की आवाज़ आने लगी। इजहार नवाला छोड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया। 1000 मरतबा कहा है, खाने के वक्त चोंगा हटा दिया करो, खाने के बीच उठना अच्छी बात नहीं होती। बड़ी अम्मा के माथे पर बल पड़ गए। वो बड़बड़ाने लगी। इजहार लाउंज में जा चुका था मगर फ़ौरन ही वापस आ गया था। महानूर आपी, आपका फ़ोन है, वो बेनियाजी से कहकर दोबारा बैठ गया। मेरा फ़ोन? महानूर का दिल धक से रह गया। जी, कोई नौशी साहिबा हैं, आपको बुला रही हैं, उसने उसी बेनियाजी से जवाब दिया और खाना खाने लगा। महानूर हैरान सी उठ खड़ी हुई। नौशी? उसके जानने वालों में तो कोई नौशीन या नौशी नहीं थी। जहन एकदम ही पाशा की तरफ गया, कहीं उसकी कोई चाल ना हो। वो मरे मरे कदमों और धड़कते दिल के साथ फ़ोन तक आई और कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। हेलो? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नौशी बात कर रही हूँ, दूसरी जानिब से आवाज़ आई। वस्सलाम, कौन नौशी? मैंने पहचाना नहीं, उसने हिचकिचाते हुए बात की। अच्छा, मगर कोई बात नहीं, पहचानने में देर ही कितनी लगती है। ये बताइए आप कैसी हैं? बहुत बेतकल्लुफ़ अंदाज़ था। जी मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ अपना तारुफ तो कराइए, वो बोली। तारुफ भी करा देंगे। आप ये बताइए कि आप अपनी नानी के यहाँ कितने दिन रुकेंगी? वहाँ से बड़े शनासा अंदाज में सवाल किया गया। जी फ़िलहाल तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने दिन रुकूंगी। आप? वो फिर आप पर आकर अटक गई। लेकिन मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, आपको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। आपको पता है अच्छी तरह कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मज़ाहिर के करीब रहें। दूसरी जानिब से पाशा की आवाज़ उभरी। महानूर यकलख्त बेजान सी हो गई। कोई आई और समात कतई जवाब दे गई। हेलो, क्या हाल है? स्कूल से फुर्सत मिलते ही नानी याद आ गई। हेलो, इसी तरह बात कीजिए जैसे नौशी से बात कर रही थी। मैं माइक पर सुन रहा था। वो पत्थर सी बनी उसकी आवाज़ सुन रही थी। आपके वालिद मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगे कि वो आपके वालिद हैं, मगर उन्होंने मुझे मायूस करके अच्छा नहीं किया। खैर, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हिम्मत हार जाए। फिर जिस आग में हम जल रहे हैं वो तो इंसान को राख बनाने के बजाय खुद आग बना देती है। हम जिसे अपना कह दें वो हमारा होता है मेरी जान। महानूर उसी तरह साकित और सामित खड़ी रही। ओफ़ो, आपने बता दिया होता कि इस वक्त खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बात कर लीजिएगा। रीबा को बड़ी अम्मा ने भेजा था। वो झिंझलाती हुई लाउंज में दाखिल हुई थी, मगर महानूर की पोजीशन देखकर एकदम ठिठक गई थी। क्या हुआ आपी? वो तेज़ी से उसके करीब आई। दूसरी तरफ रीबा की आवाज़ सुन ली गई थी। फ़ौरन लाइन कट गई थी। रीबा ने रिसीवर उसके हाथ से लेकर अपने कान से लगाया। वहाँ टूं टूं हो रही थी। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। महानूर भी एकदम हवासों में वापस आ गई। क्या हुआ आपी? किसका फ़ोन था? रीबा बेहद परेशान नज़र आई। कुछ नहीं, आओ चलो खाना खाते हैं। वो खुद पर काबू पा चुकी थी। रीबा ने बहुत उलझकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। आपी? कुछ नहीं, सब ठीक है, वैसे ही मैं कुछ सोचने लगी थी। रिसीवर कान से लगाकर सोच लेती हैं आप? फ़ोन पर तो बात करते हैं, उससे सोचते नहीं हैं। रीबा ने बुरा मानकर कहा। बुरा यूँ मनाया था कि उसे इस कदर बेवकूफ़ समझा जाता है। महानूर खामोशी से उसके पीछे चलती हुई डाइनिंग तक आई। शुक्र करें मैं पहुंच गया। स्टैचू बनी खड़ी थी, रिसीवर कान से लगाए। रीबा ने ऑफ मोड से इतला दी। मैं तो डर गया था, 3 आवाज़ें दी तो हरकत पैदा हुई इनमें। अब आप लोग खुद ही पूछ लें किसका फ़ोन था, मुझे तो कुछ बताया नहीं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। रीबा ने इतना कहकर खाना शुरू कर दिया था। सबकी नज़रें महानूर पर टिक गई थीं। उनमें सबसे जुदा अंदाज़ मज़ाहिर का था। सबकी नज़रों में सिर्फ सवाल था और उनकी नज़रों में सवाल भी था और जवाब भी। सभी ने क्या क्यों जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मगर मज़ाहिर ने फ़ौरन संभल कर खाना शुरू कर दिया था। चलो तुम लोग सुकून से खाना खाओ, उसे परेशान नहीं करो, मैं खुद पूछ लूँगी। बड़ी अम्मा ने उसे रिहाई दिलाई। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से अपनी नानी की तरफ देखा था। खाना खाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर उठ भी नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुँह चलाने लगी। ये क्या परिंदों की तरह टूंग रही हो, ठीक से खाओ, बड़ी अम्मा ने टोका। मुझे एकदम से ख्याल आया है, अगर अल्लाह मियाँ महानूर आपी को परिंदा बनाते तो शायद मोरनी बनाते। वही बहुत खूबसूरत होती है, उसके पर बड़े हसीन होते हैं। परिंदों में काउंट होती है ना,
रीबा बोलते बोलते इजहार से पूछने लगी। जी नहीं, उसके पाँव बहुत बदसूरत होते हैं, मालूमात पूरी हासिल किया करो। मगर तुम भी क्या करो, मजबूर हो, तुम्हारे मैच का टाइम हो जाता है मालूमाती प्रोग्राम के दौरान। मजहर ने गोया चुटकी ली। देख रही हैं बड़ी अम्मा, रीबा ने चम्मच प्लेट में रखकर बड़ी अम्मा से शिकायत की। तो ज़रूरत क्या है खाने के बीच ऊटपटांग बातें करने की। उसे मज़ीद झाड़ पड़ गई। एक ज़रा से बदसूरत पाँव होने से क्या फ़र्क पड़ता है, होती तो खूबसूरत ही है। रीबा भला कैसे हार मान लेती है ना आपी, उसने महानूर से तायीद चाही। बड़ी अम्मा, मून आया करे तो आप उसे बिठा लिया करें, वो मेरा इंतज़ार कर सकता है। कल उसे मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, मुझे अभी तक अफसोस है। मज़ाहिर ने बेसरोपा बातों को रोकने के लिए गालबन अपनी बात शुरू कर दी थी। कुछ देर कब्ल होने वाले वाक़ये से सबका ध्यान बटाने की गालबन लाशऊरी कोशिश भी थी। मून? कौन मून? इस नाम का तो कोई दोस्त तुम्हारा आज तक नहीं आया। बड़ी अम्मा हैरान हुई, फिर ज़हन पर जोर डालने लगी। मेरा मतलब है अब्दुल बासित ख्वाजा। मज़ाहिर को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नफ़ीस ख्वाजा का बड़ा बेटा है। नफ़ीस ख्वाजा आजकल मुल्क से बाहर है, इसलिए उसी से डायरेक्ट डीलिंग हो रही है। नफ़ीस ख्वाजा कई बार घर आए थे, बड़ी अम्मा से उनका तारुफ था। वो तुम्हारे पार्टनर? अजहर मज़ाहिर से पूछने लगे। जी, मज़ाहिर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, जमाल भाई को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बेचारे खाली प्लेट लिए बैठे हैं। रीबा ने हस्बे आदत शोर मचाया। शुक्रिया, मैं खा चुका हूँ। जमाल उसका रुख अपनी तरफ देखकर घबरा गया। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, फिर शुक्रिया किस बात का? मुफ्त के शुक्रिया हम कबूल नहीं करते, रीबा ने नाक चढ़ाकर कहा। रीबा, क्यों तंग करती हो, बुरी बात है गुड़िया, अजहर ने बहुत नरमी से उसे टोका। सिर्फ एक तुम अकेले थोड़े से सख्त हो जाओ तो ये एक दिन में सीधी हो जाए। बड़ी अम्मा ने नाराज़गी से अजहर को देखा। मैं तो पहले ही अजहर भाई से बहुत डरता हूँ, ज़्यादा डरने से इंसान फोत भी हो जाता है, उसने कदरे दबे दबे अंदाज़ो आवाज़ में कहा। बहुत थोड़े से दिन हैं तुम्हारे पास, पता चलेगा आटे दाल का भाव, बड़ी अम्मा शदीद गुस्से में बस यही कह सकी। मज़हर की रग भड़की, मगर वो अजहर की तरफ देखकर खामोश हो गया। सब लोग सोने चले गए तो बड़ी अम्मा ने उसे इशारे से अपने पहलू में बुलाया। वो कुर्सी से उठकर तख्त पर उनके करीब बैठ गई। किसका फ़ोन था बेटी? अम्मा ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। महानूर की आंखें भर आईं, वो होंठ चबाते हुए आंसू रोकने लगी। उसी आवारा लौंडे का तो नहीं था? वो फ़िक्रमंद नज़रों से उसका चेहरा देखने लगी। उसने फ़ौरन इस बात में गर्दन हिला दी। बड़ी अम्मा एकदम सन्नाटे में रह गई। नंबर कैसे मिला होगा उसे? वो बड़ी सादगी से पूछ रही थी। उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसने आंसू पीते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या जिन्नों में से है? उन्होंने ताज्जुब से सवाल किया। महानूर खामोश रही। क्या कह रहा था? बड़ी अम्मा का दिल परेशान होकर बेकाबू होने लगा। वो हनोज खामोश थी। धमकी दे रहा था, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। फिर और क्या कह सकता है फ़ोन पर? वो हैरत से सोचने लगी। तुम बैठो, मैं ज़रा मज़ाहिर से बात करती हूँ, उसकी तो पुलिस वालों से बड़ी जान पहचान है। वो पाँव नीचे लटकाकर चप्पल टटोलने लगी। महानूर अपनी जगह साकत बैठी थी, हालांकि उसका जी चाह रहा था कि बड़ी अम्मा को रोक दे, कहीं उजलत में मज़ाहिर जोश में ना आ जाएं और उससे उलझ जाएं, और उससे उलझने में उलझने और ख़तरात ही थे। दूसरा एहसास ये भी था कि इस वक्त कोई फ़ैसला कुन रवैया ज़रूर सामने आना चाहिए, वगरना वो किसी इंतहा पर भी पहुंच सकता है। एक ताकतवर इखलाकी ताउन का एहसास भी इस वक्त ज़रूरी था। बड़ी अम्मा ऊपर जा चुकी थी और वो एक उधेड़बुन से दो चार थी। चंद मिनटों बाद वो मज़ाहिर के साथ लाउंज में दाखिल हुई। बताओ बेटी, क्या बक रहा था वो टेलीफ़ोन पर? वो आते ही बहुत नाराज़ अंदाज में गोया हुई। महानूर ने नज़रें उठाकर मज़ाहिर की सिमत देखा। वो लिबास तब्दील कर चुके थे और गहरे सुरमई शलवार सूट में मलबूस थे, जिससे उनकी शख्सियत का कलफ कुछ हल्का पड़ गया था। वो उसके नज़दीक मूड़े पर बैठ गए। अब क्या कह रहा है? क्या धमकी दे रहा है? वो अपने पुरतकल्लुफ़ अंदाज में पूछ रहे थे। एक गालिब एहसास से शर्म से उसकी आंखें भर आईं। ये दिन भी ज़िंदगी में आना था। बस तंग कर रहा था जैसे कि करता है। वो बमुश्किल गोया हुई। ऑनेस्टली बताओ, कोई ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा? वो कोहनियाँ अपने जानों पर टिकाए हाथ जोड़े अपने होठों को थपथपा रहे थे। ए लो, इससे ज़्यादा क्या गड़बड़ होगी? शरीफों के घर धड़ल्ले से टेलीफ़ोन बजा रहा है। बड़ी अम्मा आग बगोला नज़र आईं। ठीक है, आइंदा ये फ़ोन अटेंड ही नहीं करेगी, और मेरा ख्याल है वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि दीवारें फलांग कर इसे तंग करने आ जाए। घर की चार दीवारी में क्या घबराना? अरे ऐसों का क्या भरोसा, एक और बच्ची भी है घर में। आखिर तुम उसे थाने में बंद क्यों नहीं करवा देते? बड़ी अम्मा बात काट कर जैसे जिच होकर बोली थी। वो अपने जुर्म का कोई निशान छोड़ता तो ये काम भी हो जाता। वो बहुत चालाकी से गेम खेल रहा है। खैर, मैं देखता हूँ उसे, आप परेशान ना हो। मज़ाहिर ने बड़ी अम्मा को तसल्ली दी। खूब कही, हम परेशान नहीं होंगे तो मोहल्ले वाले परेशान होंगे क्या? बस तुम किसी तरह उसे हथकड़ी लगवा दो।
کیا فائدہ تمہاری افسری کا جب تم ایک بدمعاش قابو نہیں کر سکتے؟ بڑی اماں نے مارے جذبات کے تانا بازی شروع کر دی تھی۔ درست نتیجے درست طریقہ کار سے حاصل ہوتے ہیں بڑی اماں، آپ سے کہا نا کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ آوارہ مزاج لوگ بس یوں ہی اپنا وقت گزارا کرتے ہیں، کچھ روز نظر نہیں آئے گی، فون اٹینڈ نہیں کرے گی، خود بخود بھوت اتر جائے گا، پھر کسی اور شغل میں مگن ہو جائے گا۔ بہتے پانی کی لہریں ہوتے ہیں ایسے لوگ، کوئی استقامت اور استقلال نہیں ہوتا ان کے مزاج میں، انہیں بس روز کا ایک نیا مشغلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوں ہی؟ بڑی اماں کا پارا پھر ہائی ہونے لگا۔ لو منہ اٹھا کر گھر تک تو چلا آیا اور تم کہہ رہے ہو یوں ہی؟ یہاں سے مایوس ہو کر کل کو کسی اور گھر میں چلا جائے گا۔ باپ کی کمائی پر عیش کرنے والے اسی طرح کے ایڈونچر پسند کرتے ہیں۔ آپ قطعی فکر مند نہ ہو۔ اب یہ تو بتا دو مظاہر کو کہ کیا کہہ رہا تھا ٹیلی فون پر۔ بڑی اماں نے سوچا وہ کوئی اس طرح کی بات کہہ ڈالے کہ مظاہر اسے لاک اپ بھجوا ہی دیں، تبھی ان کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی۔ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے اصرار کیا۔ ماہنور کی صورت پر حیا کی روشنی بکھر گئی، وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ مظاہر نے ایک اچڑتی نگاہ میں اس کا چہرہ پڑھا۔ رہنے دے بڑی اماں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کترا کر واپس پلٹ گئے۔ ماہنور کی جان میں جان آئی۔ نانی امی بھی حد کرتی ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں بھی بھلا کسی کو بتا سکتا ہے؟ وہ جذبز ہو کر سوچ رہی تھی۔ اچھا تم بالکل پریشان مت ہونا، اس کے کان میں بات پڑ گئی ہے، خود ہی سنبھال لے گا۔ خود پریشان تھی مگر نواسی کو تسلی دینا ضروری خیال کیا۔